गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो लास्ट यूनिट बच गई जिसमें मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा ट्रांजिशन टू क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें से मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स वेलोसिटीज़ वाला पोर्शन है, उसको उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बोर्ड पे आप मेरे साथ साथ सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन एक्चुअली आपको करना क्या था, जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में करके आपको दिखा चुके हैं कि आपको समरी बनानी है पूरे चैप्टर की, और उसी पे जो बेसिक उसका समरी निकलती है उसी में से बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देखेंगे तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर P ऑफ ए गैस एंड इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाई। हमने जब प्रेशर लॉ आप 12th लेवल 11th लेवल पे आपने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे लॉज हैं, प्रेशर फार्मूला है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वगैरह वगैरह। उसी में एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है P = 2/3E। इस पे हमने क्वेश्चन सामने आपके रखा हुआ है कि जो प्रेशर होता है गैस का, किसी सिस्टम में के रूप में हमने गैस को लिया हुआ है कंटेनर में, और उसके अंदर जो मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है, इसके बीच का क्या रिलेशन है। तो वैसे तो बहुत सारे रिलेशन हमने A में 2P = 3/2E, P = 2E, P = 3/2E और ये P = 2/3E है। यही सही है। आप बुक से अपने आप ढूंढ के इसको पक्का कर लीजिएगा और इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा तो सीधे सीधे है, फॉर्मूला रखने वाला है। हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर वेलोसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी वाला हमने लिखा है, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज इज गिवन बाय। हमने लेफ्ट हैंड साइड में NI/dVx लिखा हुआ है। जैसे आपको क्वेश्चन पीछे मिलेंगे, आप अपनी बुक से जिन क्वेश्चंस को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। आप जो भी सिस्टम लेते हैं उसमें V से V प्लस dVx के रेंज कंसीडर करते हैं। उसमें ही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो ith सेल में Ni लेते हैं। तो वो dVx रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है। दो रूप में है, ये हमने A के रूप में लिखा रखा है या B के रूप में लिख रखा है, ये दोनों ही सही हैं। तो नंबर के रूप में NI/dVx = कैपिटल N, ये टोटल नंबर है, m/2π/kT पावर हाफ e⁻⁻² mv² /2kT इंटू dVx है। दूसरा प्रोबेबिलिटी के रूप में है P dVx, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है आप अपना देख लीजिए, दोनों ही सही है। हमने इसलिए तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ A एंड B। चौथा ऑप्शन नन फ्रॉम A एंड B, तो ये तो गलत हो गया। चूंकि ये भी सही है, A भी और B भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा C, बोथ A एंड B। सिर्फ फॉर्मूला है, इसमें मुझे क्या समझाना है, आप बस रिवाइज करेंगे टॉपिक को, अपने आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। उसके बाद हमने डॉपलर ब्रॉडनिंग से लिया है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं, आप ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट कॉजेज ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आप स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ते रहे हैं, आपने पढ़ा है कि उसमें एक शार्प लाइन आनी चाहिए, लेकिन आप डॉपलर इफेक्ट भी पढ़े हैं, सोर्स का मोशन हो
या ऑब्जर्वर का मोशन हो, दोनों स्थितियों में स्पेक्ट्रल लाइन में वेरिएशन आता है, शिफ्टिंग होती है, तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो ब्रॉडिंग हो जाती है, शार्प लाइन से ब्रॉडिंग हो जाती है। इसमें ये हाफ विड्थ कहलाती है, आधी। इसको हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। उसका फॉर्मूला डॉपलर ब्रॉडिंग वाला आप देख लीजिएगा। उसी फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ और आप इसको देख लीजिए। डॉपलर इफेक्ट कॉजेज ए ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर लिखा हाफ विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सो ऑब्टेन्ड इज मोर फॉर लाइटर एलिमेंट्स। मतलब जो ब्रॉडनिंग होती है उसमें जो हाफ विड्थ है या आपकी विड्थ है, ये लाइटर एलिमेंट्स का जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है सोर्स के रूप में, उसके लिए ज़्यादा चौड़ी होती है और भारी के लिए उतनी नहीं ब्रॉडिंग होती है। तो पहला ही ऑप्शन है मोर फॉर लाइटर एलिमेंट्स, मोर फॉर हैवियर, ये गलत है। एनी फ्रॉम ए एंड बी, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों ही तो साथ नहीं हो सकते हैं, या दोनों में से एक कोई सही हो सकता है। तो लेकिन जो क्लियर कट बी वाला ए वाला सही लिखा है तो वही आंसर है। मैं आपको बता दूं, इसका जो हाफ विड्थ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है, इनटू अंडर रूट 2 log r बाई सी इंटू अंडर रूट टी बाई ए। ये एक टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ए इसका एटॉमिक वेट है। तो जो यानी जो W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए, तो जो हल्का होगा उसके लिए जिसकी वैल्यू यहाँ कम होगी उसके लिए W बड़ा होगा। इससे ये प्रूव होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन अंडर रूट टी के रूप में है तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो ब्रॉडनिंग है, डॉपलर ब्रॉडनिंग है, वो ज़्यादा होती है। तो इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर राइज करने पे जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, डॉपलर ब्रॉडनिंग जिसको आप कहते हो, वो ज़्यादा होती है लोअर टेम्परेचर के कंपेरिजन में। हायर टेम्परेचर पे जो डॉपलर ब्रॉडनिंग ज़्यादा होती है, इससे जो है हाफ विड्थ या विड्थ ज़्यादा होती जाती है। उसके बाद हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स लिया। ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसमें आपने पढ़ा है एन वी इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी पावर 3/2 वी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन के टी। इसको आपको रटना है, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। जहाँ एम अपॉन 2 पाई के टी है उसके बजाय हमने 2 पाई के टी अपॉन एम लिख दिया है बी ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में हमने एम अपॉन 2 पाई के टी तो लिखा है, लेकिन वी स्क्वायर की जगह यहाँ वी पावर हाफ कर दिया है। इसमें हमने वी स्क्वायर की जगह पे वी माइनस 2 कर दिया है और इसको भी रख दिया है। तो ये सब गलत है, पहला वाला सही है, इसको आपको टिक करना है। मेरे क्वेश्चन देने का मतलब है कि समराइज करके इसका एक आइडिया रखिए ताकि आप सही ऑप्शन वहाँ पे छांट सकें। अब हम लोग पार्टीशन फंक्शन वाला फॉर्मूला लेते हैं। पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया है। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। द इक्वेशन फॉर द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर ए गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। इसके 4 ऑप्शन हैं। एक है Z इक्वल टू V अपॉन एच क्यूब, एच प्लांक कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, इंटू 2 पाई के टी पावर 3/2, जो कि यही सही है। आप इसको अपने बुक से रिवाइज कर लीजिएगा। बी में हमने क्या किया है, एच क्यूब अपॉन वी लिख दिया है, वी अपॉन एच क्यूब के बजाय, जो कि गलत है। इसमें हमने वी अपॉन एच क्यूब जरूर लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पावर 3/2 है 2 पाई एम के टी पे, जो कि सही है। हमने गलत वाले में पावर हाफ लगा दिया है।
तो आप इसको मैच कर लीजिएगा और अपने आप इसको कर दीजिएगा। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे। अब बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप के और कुछ प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मीन या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गई होगा of a gas when temperature is raised from 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आप जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जो मीन काइनेटिक एनर्जी है के एवरेज इक्वल टू 3/2 kT। अब इसमें टेम्परेचर है, सपोज करते हैं हमने K1 कहा फिर K2 कहा, इनका रेशियो चाहिए। टेम्परेचर हमने T1 लिख लिया, यहाँ पे 3/2 K2 लिख दिया। इन कहने का मतलब है K1/K2 इक्वल टू T1/T2, सीधा सीधा है। तो T1 इज 273 प्लस 27 और यहाँ 273 प्लस 177, ये 300 हो गया, ये 450 हो गया। इनका रेशियो निकालोगे 150/2 300, 150 × 3 450, यानी K1 K एवरेज 1 अपॉन K एवरेज 2 इक्वल टू 2/3। तो आप मीन काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे और ये 2/3 है, ये भी हमने सिविल सर्विसेज के पुराने पेपर से लिया है सिंपल सा 11th लेवल का है, लेकिन पूछे जाने योग्य है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने यूं ही ले लिया है। Moon has no atmosphere. Moon has no atmosphere. Moon has no atmosphere. Atmosphere. Because मैं इसका आंसर सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा, लिखूंगा नहीं। A, B, C, D। सिर्फ पहला वाला मैं लिखूंगा RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, यानी कि इसको आप वैसे लिखना चाहें तो VRMS is more than V escape from moon, is more than V escape from moon। जैसे आप जानते हैं कि अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है या पलायन वेग होता है। मून पे कुछ और होगी, कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, √2GRE से निकालते हैं, वहाँ पे जी की वैल्यू रखिए, रेडियस ऑफ मून रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा होती है एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे, लेकिन मून की बहुत कम निकलेगी। यहाँ पे जो RMS वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, ये मून पे बड़ी हो जाती है एस्केप वेलोसिटी से। इसलिए वहाँ अगर आप यहाँ से ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक जो भी आप एयर यहाँ से लेके जाते हो तो रुकेगी नहीं, वो एस्केप कर जाएगी। क्योंकि RMS उससे ज़्यादा ही होती है तो आपको उसको लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, अपने आप निकल जाएगी। तो आप ऑप्शन ए सही है। वैसे तो बहुत सारे फालतू के बी में और सी में और डी में लिखे, मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ।
इट्स सरफेस इज नॉट स्मूथ। मानी उसका एटमॉस्फेयर से क्या लेना देना है कि मून की सरफेस स्मूथ नहीं है, अर्थ की सरफेस कौन सी स्मूथ ही है। दूसरा, इट इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ के दूर है इसलिए वहाँ पे एयर नहीं होती है। फिर है इट डज नॉट हैव पॉपुलेशन एंड प्लैनेट्स, माने वहाँ लोग नहीं रहते ना वहाँ पेड़ पौधे हैं इसलिए नहीं होता। भाई अब वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा तो पेड़ पौधे भी हैं, लोग भी मिलेंगे। तो ये इस टाइप के ऑप्शन बेकार के होते हैं। आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी एस्के वेलोसिटी इतनी कम होती है कि उससे ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। ये हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के हिसाब से इसका आंसर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 8 में हम लेते हैं लेट x y z बी थ्री मॉलिक्यूल्स, इसमें थोड़ी सी हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल्स having velocities 4.5, 1, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। We find relation between RMS speed and एवरेज स्पीड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। इससे आपका VRMS और V एवरेज है ना, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। VRMS, अब हम लोग ये 3 वैल्यू लेके 3 मॉलिक्यूल से सपोज करते हैं तो VRMS पहले हम V एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे? V एवरेज कितना आएगा? आंसर बाद में हम ऑप्शन दे देंगे। 4.5 + 1 + 2/3, तो ये हो गया 7.5/3 = 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है। वैसे तो आपने पढ़ा है V एवरेज या मीन वेलोसिटी जो होती है वो √2 kT/m होती है और VRMS √3 kT/m। ये हम लोग बेसिक तरीके से यही तरीका निकाल के ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब हम VRMS निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो आप स्क्वायर का मीन पहले करेंगे, यानी 4.5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अपॉन 3। तो हमने स्क्वायर का मीन निकाला, उसके बाद रूट निकालेंगे। तो 4.5 का स्क्वायर हुआ 20.25 + 1 + 4, यानी आ गया जाके 25.25/3, 8.42 लगभग आ गया। तो ये देखिए 9 से कम है, 3 से कम है, 8.52 से 42 का स्क्वायर रूट, और ये 2.5 से ज़्यादा है क्योंकि 2.5 का 6.25। अब इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिलहाल हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाई, VRMS निकाल के दिखाई, एक्चुअल वैल्यू इन न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुए होने पे क्या हो सकती हैं ये हमने निकाली। इसके आंसर जो दिए हुए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आंसर दिया है 1:2, दूसरा ऑप्शन दिया है 2:1, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1.1:1, डी ऑप्शन लिखा है 1:1.1। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करें। अब आप देखिए इसमें क्या चाहता है, वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन VRMS और V एवरेज। तो VRMS माने ये वाली डिवाइडेड बाई ये मोर देन 2.5 आ रही है
इन ऑप्शन में देखना है कि बहुत ही पास पास वाली ये है 1.1:1, तो यही आंसर होगा। 1:1.1 नहीं होगा, दुगने का अंतर नहीं है, हाफ का अंतर नहीं है, तो 1.1:1 होगा। ये भी क्वेश्चन हमने सिविल सर्विसेज वाले पुराने 2000 के आसपास आते थे सिविल सर्विसेज में, वो क्वेश्चन हमने कंसीडर किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि VRMS क्या मतलब है और V एवरेज का क्या मतलब है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, बहुत ही थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी मैंने सिविल सर्विसेज से लिया है, वैसे फॉर्मूला आपने देख लिया है। क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन Z गिव्स, क्लासिकल, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन Z गिव्स, Z से मिलता हमें क्या है क्लासिकली। पहला, सम ऑफ स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। वैसे मैं आपको बता दूं यही आंसर है कि सिस्टम के अंदर जो स्टेट्स होती हैं उसका सम बताता है जेड। ये फिजिकली हम समझ सकते हैं पार्टीशन फंक्शन को, फॉर्मूले के हिसाब से हम पिछली बार रख ही चुके हैं। दूसरे वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए ऑप्शन, उनमें से हमको ये बेस्ट छांटना था। मैं पढ़ के सिर्फ सुनाता हूँ। सम ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जेड नहीं होता, आपने कहीं नहीं पढ़ा। सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये भी आपने नहीं पढ़ा, गलत है। नन ऑफ दीज, ये भी गलत है, क्योंकि सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम सही है। इसलिए इसका आंसर है क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन गिव्स सम ऑफ स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टेम्परेचर के बारे में है कि आखिरकार ये टेम्परेचर तो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस होती है। तो इसका क्वेश्चन सिर्फ बारीकी से मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसको सुन लीजिए। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज ओनली ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द नंबर 1 ऑफ द मीन। काहे का मीन है, किसका एवरेज है? नंबर 1 एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी, यानी किसका मीन है? एनर्जी का। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। दूसरे ऑप्शन में लिखा है मोमेंटम, मीन मोमेंटम का है ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी के मीन का, और चौथा लिखा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो जब आप बेसिक तौर पे एक बार रीडिंग करेंगे टेम्परेचर के फिजिकल सिग्निफिकेंस पे, तो आप पाएंगे कि वैसे तो आप मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ी हैं कि 3 जो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। मोनो एटॉमिक में सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल ली जाती हैं, डाई एटॉमिक में 2 रोटेशनल भी ली जाती हैं, तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक में 3 रोटेशनल भी कंसीडर की जाती हैं, तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन जो हमारे पास जो टेम्परेचर का सेंसेशन होता है ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशनल कॉजेस से होता है। तो मीन, इसका मतलब मीन का मतलब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होगा। ये गलत लगा है, ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वही मेजर करता है टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब चूंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हम 11 लेते हैं। बहुत ही आसान है, चूंकि आया हुआ है सिविल सर्विसेज में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। इफ V1 and V2 are the RMS velocities for the gases having densities ρ1 and ρ2, देन सिर्फ दो ही चीजें दी हैं कि V1 और V2 दो हमने दो क्वांटिटीज को डिनोट कर रखा है जो कि RMS वेलोसिटी है, और उनकी डेंसिटी जो मॉलिक्यूल्स की है, दो गैसेस ली रखी है, उनकी डेंसिटी ρ1 V2 है। तो इसका आंसर क्या होगा? V1 अपॉन V2 इक्वल टू √d2 अपॉन V1। दूसरा ऑप्शन लिया हुआ है V1 अपॉन V2 इक्वल टू √d1 अपॉन d2। तीसरा है V1 अपॉन V2 इक्वल टू d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। और चौथा है V1 अपॉन V2 इक्वल टू d1 अपॉन d2 होल स्क्वायर। आपने अगर ये पढ़ा है VRMS इक्वल टू √3kT/m, तो आपने ये भी पढ़ा होना चाहिए। इसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 3p/ρ भी होता है, 3p/ρ। आपने पढ़ा होगा PV इक्वल टू RT होता है। तो आप जो है T की जगह PV अपॉन R रख सकते हैं। यहाँ पे PV अपॉन R रख सकते हैं, M भी लिखा हुआ है। अब इनको आगे बढ़ाओगे तो अपने आप इस रूप में भी आ जाएगा। कहने का मतलब है VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दो। जब इसको सॉल्व करोगे दो चीज के लिए तो ये फार्मूला आसानी से आ जाएगा। V1 अपॉन V2 इक्वल टू D लिख दिया है, मैं रो के रूप में लिखता हूँ √2 अपॉन ρ1। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया है। अब एक क्वेश्चन और मैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाला लेना चाहूँगा और बस उसके बाद खत्म करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है, ये मून है, सॉरी the RMS velocity of the molecule of hydrogen, मैं सिर्फ पूरा सेंटेंस न लिखूं, वीडियो बड़ा हो जाता है। VRMS for hydrogen at VRMS for hydrogen at 27 degree centigrade is V, and RMS velocity for oxygen at 402 degree centigrade is V1। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि कौन सी बात सही होगी रिलेशन के रूप में। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है कि V1 इज ग्रेटर देन V। दूसरा लिखा है 4V1 इक्वल टू 9V। तीसरा दिया है 3V इक्वल टू 8V1 और 8V इक्वल टू 3V। इसमें सही ऑप्शन सी है 3V इक्वल टू 8V। इसको मैं करके बताता हूँ। आपने पढ़ा
VRMS इक्वल टू अंडर रूट T/m होता है। ठीक है, m आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट है, T टेम्परेचर है। पहला टेम्परेचर कितना है 27 का मतलब 300 के, और 402 का मतलब इसमें 273 ऐड कर दीजिए 675 के हो गया। तो आप देखिए कि VRMS मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के, और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप V किसको V कह रहे हो हाइड्रोजन के लिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा, या V/V1 जो होगा यहाँ पे वो उल्टे में आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो T/T1, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2 mW, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 32 होता है। इन दोनों वैल्यूज को हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा m1/m। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो T हो गया जो हमने लिखा हुआ है 300, ये 675 है, और m1 है 2, तो m1 बाद वाला हमने लिया है 32, और ये है 2, ये हो गया 16, आप 25 से 2 और 7 यहाँ पे 12 फर्दर कट जाएगा 3 से, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। तो अब ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट 4 इंटू 16/9, 4 इंटू 16/9 का स्क्वायर रूट, 4 का आ गया 2, 16 का आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी 8/3, यानी V/V1 इक्वल टू 8/3 और 3V इक्वल टू 8V1। अब ये रिलेशन 3V इक्वल टू 8V1C है, इसको करना पड़ेगा, ये भी सिविल सर्विसेज का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि जो हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस वो काफ़ी हैं। इससे संबंधित करने के लिए सारी वैरायटी हमने कंसीडर करी है। मैं केवल एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस जो पीछे दिए हुए, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए जिन क्वेश्चंस में आपको खास प्रॉब्लम हो रही है, उनको आप अपने आप करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो क्वेश्चंस अगले वाले वीडियो में समझा सकता हूँ। बस एक ही वीडियो हमको और डालना है इस तरीके से क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद बात ख़त्म। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम जो पिछले सालों के पेपर्स हैं एग्जामिनेशन, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूँगा। और आज मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।